तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये मेन पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का। और बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसलिए अप्लाई किया गया था केमिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस समय बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जिससे हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये 4 जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेर ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 जो है, ये 4 जो है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में क्या होता है कि जैसे कोई सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट है उसका हमें नेचर पता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता है हमें, और जितना अमाउंट ऐड करते हैं वो भी पता है। और हर एक सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और उसका अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जब उसमें कोई अननोन सॉल्यूट डालते हैं हम, तो हमें ये पता है कि कितना वेट डाल रहे हैं हम सॉल्यूट का, लेकिन ये नहीं पता कि वो सॉल्यूट है क्या, उसका मोलर मास क्या है। तो जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो सॉल्वेंट है अब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज होता है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? तो देखो, वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि इट इज द प्रेशर exerted by the vapor at the liquid surface in its equilibrium point। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इन इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस पे क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है कोई सिस्टम। जैसे मान लो कोई कंटेनर लेते हैं हम लोग और इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग ये सॉल्वेंट का जो है ये लेयर है, तो सॉल्वेंट से क्या होता है, पहले ये वेपर जो है कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको कहते हैं हम लोग इवापोरेशन। और ये वेपर फिर वापस लिक्विड में चेंज होता है, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। तो इसमें क्या प्रोसेस है, लिक्विड पहले वेपर में चेंज होता है और फिर वेपर लिक्विड में चेंज होता है। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन स्लो होता है। बट एज टाइम प्रोसीड्स, एज रिएक्शन प्रोसीड्स, तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो हम लोग मान लेते हैं इसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट। अब जैसे ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का निकल गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो जब हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो क्या होगा, सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, और ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा लेस होता है। अब ये वेपर प्रेशर, जैसे सपोज ये सॉल्वेंट है और इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो जो स्पेस इसका ऑक्यूपाई हो रहा है वहां से वेपर बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग P मान लेते हैं, ये P0 है। तो P0 जो है वो ग्रेटर देन P होता है, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कारण आपको पता है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट के केस में मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा था, तो वो हर एक पॉइंट से क्या होता था, एस्केप होता था। और जैसे हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, तो उसका जो स्पेस है अब कम होने के चलते वहां से वेपर बाहर कम निकलेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है P0 माइनस P, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में ये दिया हुआ रहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वहां यदि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि ये होता है P0 माइनस P अपॉन P0 इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। ये कहलाता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जितना सॉल्यूट आप उसमें ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। तो यहां ये क्या है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू x2। x2 के बदले लिख सकते हैं क्या, N2 अपॉन N1 प्लस N2। और ये मोल फ्रैक्शन होता है वेट बाय मोलर मास। तो ये इसको हम लोग ने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम में जो है बेसिक इक्वेशन यही हमेशा पुट करेंगे हम लोग, और इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट से अधिक होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which the vapor pressure of any substance becomes equal to external pressure is called बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को ठीक से समझना है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली बच्चे क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल। ये बॉइलिंग पॉइंट को ही तो एक्सप्लेन करना है कि कब ये बॉयल होता है। तो जब इसका किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
जब आप बहुत हाइट पे जाते हो तो वहाँ वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। जब बहुत नीचे जाते हैं हम लोग अंडर सी तो वहाँ वेपर प्रेशर हाई है। तो वेपर प्रेशर जो उसका एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज होते रहता है, इसीलिए सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हाइट पे और डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट होता है। सो इट इज द टेम्परेचर। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा टेम्परेचर, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर। ये क्या है? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। तो देखो ग्राफ से बहुत क्लियर हो जाएगा आपका, और इसी से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कोई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लोग ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब आप इस पे टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर को। तो जो इसमें टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और हम लोग यहाँ इसको ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेते हैं mm ऑफ Hg में। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 760 लेते हैं यहाँ, क्योंकि 760 mm जो होता है दैट इज 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम रहते हैं, नॉर्मल जो प्रेशर है उसको कंसीडर करते हैं। अब जैसे मान लो ये हम लोग कहते हैं जी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है? 100 डिग्री सेल्सियस इसलिए है कि जब हम लोग इसको हीट करना शुरू करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालोगे तो आपको पता है कि सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये बॉयल कब होगा? ये बॉयल तब होगा जब इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। जब इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा तभी तो ये बॉयल होगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा है, कौन बॉयल हो रहा है? सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ा? हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा, तभी इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ और ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ। तो ये T जो है ग्रेटर देन T0 है। तो ये जो डिफरेंस है T माइनस T0, इसको हम लोग कहते हैं डेल TB। डेल TB मीन्स इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? एलिवेट हो रहा है सॉल्यूशन का। और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली होता है डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मतलब ये जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is directly proportional to molality। ये मोलालिटी के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब क्या करना है आपको? इसी को एक्सपेंड कर देना है। जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसमें क्या करोगे आप कि ये जो डेल TB है ये हो गया डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। सो डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू M को लिखते हैं W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1। W1 ग्राम में होना चाहिए। KB कहलाता है, इसको या तो हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या यही कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
या इसी को कहते हैं हम लोग इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्पिक कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको ये वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा। कई बार यदि नहीं दिया हुआ है तो इसको KB इज इक्वल टू RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। देखो सबका जो मीनिंग है वो एज यूजुअल मीनिंग है। R मतलब गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट अप करेंगे। T जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और LV कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कई जगह प्रॉब्लम में आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं देके प्रॉब्लम को RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV को कहते हैं हम लोग डेल HV इंटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो डेल HV कहलाता है हमारा क्या? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जिस किसी लिक्विड के लिए निकालना होगा वो दिया हुआ रहेगा। तो जनरली ये प्रॉब्लम अलग है, इसका नेचर अलग है। जब किसी भी प्रॉब्लम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा तो केवी का वैल्यू पुट करेंगे और केवी का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम इसको इसमें पुट अप करेंगे। तो ये थोड़ा जब लेंथी प्रॉब्लम होगा तब इसमें इंडिपेंडेंटली केवी निकालना होता है। अदरवाइज 99.9% में केवी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो प्रॉब्लम मैं इसका सबका सॉल्व करूंगा, अभी मैं केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूं आप लोग को ताकि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट हो। और प्रॉब्लम सॉल्व करने में जैसा कि मैंने थंब रूल बताया आपको कि जो जो डेटा प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, फिर जो इक्वेशन उसमें यूज होता है फॉर्मूला उसको लिख लेंगे, और फाइनली जो टर्म निकालना होता है उसके टर्म में एक्सप्रेशन को लिखकर लास्ट स्टेप में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे उसको। अब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है इट इज द टेम्परेचर, है ना। देखो सारा चीज डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। सो इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी liquid is in equilibrium with its corresponding solid। मतलब जो भी लिक्विड है, जैसे वाटर है तो वाटर का करस्पॉन्डिंग सॉलिड क्या है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M का मतलब होता है कि ये जो मोलैलिटी होता है इस पे ये डिपेंड करता है। ये डेल्टा TB और डेल्टा TF दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है। जैसे इसमें होता है डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग जैसे इसको भी हम लोग एक ग्राफ से पहले समझते हैं कि ग्राफ जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट में, मतलब ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है हमें। तो देखो इसमें जैसे ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। ये जो टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं ये T0 है, ये T है, ये हमारा वेपर प्रेशर है, और यहाँ जो है ये सेम टेम्परेचर का एक्स एक्सिस पे वैल्यू को लोअर कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं।
तो ये T नॉट इज ग्रेटर देन T होता है, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solvent is greater than the freezing point of solution. तो ये आपका हो गया del TF इज इक्वल टू KF इंटू M. KF जो है, ये KF को कहते हैं हम लोग, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या यही कहलाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग. तो डेल टीएफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे. तो इसमें आपको प्रॉब्लम में क्या होगा कि केएफ का वैल्यू दिया हुआ होगा. तो केएफ का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो हम लोग इसको इस इक्वेशन में, फॉर्मूला में पुट करेंगे. डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1. मोलैलिटी को केवल हमने एक्सपेंड किया है. के एफ को इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं, RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF. तो यहाँ LF का मतलब होता है, इसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और ये KF इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, ये होता है आपको इसमें डेल्टा H फ्यूजन दिया हुआ होगा इंटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट. क्योंकि ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू होता है डेल THF अपॉन मोलर मास. जब आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और कई बार इसमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना, इंथैल्पी ऑफ वैल्यू दिया होगा इसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. जब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया होगा तो उस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. तो इस तरीके से भी हम लोग जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालते हैं और इससे मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम लोग जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में हम लोग कैसे किसी भी अननोन सॉल्यूट के मोलर मास को निकाल सकते हैं. तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस टर्म को समझना होगा. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो होता है ये कहलाता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती. जो प्रोसेस सेल्फ होता है, अपने आप होता है. जैसे ये पेन है, इसको मैंने छोड़ दिया केवल ऐसे, तो ऐसे छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा. तो इसके लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन जब उसी पेन को नीचे से ऊपर लाना होगा तो इसके लिए फोर्स लगाने की जरूरत होगी. मुझे जो है वो इसमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, मतलब जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इससे ये पेन नीचे से ऊपर आया. तो उसी तरीके से ये जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन through which the movement of solvent takes place towards higher concentration side. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं
जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है और कंटेनर में हम लोग कोई दूसरे बीकर को या किसी चीज को प्लेस करते हैं और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अटैच कर देते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अटैच करने के बाद जो ये लिक्विड है इसका, तो इसमें क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो जैसे सपोज जिस समय ये स्टार्ट नहीं हुआ था ऑस्मोसिस, उस समय इसका हाइट यदि h1 था, ऑस्मोसिस होने के बाद मतलब जब हम इसको इससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस सिस्टम को इसके अंदर कनेक्ट किए, तो अब इसमें से सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करेगा और इसका हाइट जो है वो h2 हो जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट इसमें मूव कर रहा है। और ये अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो कि ट्री में जो है, प्लांट में नीचे से ऊपर जो वाटर जाता है वो क्या होता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके टिप्स तक, लीफ तक पहुंचता है, स्टेम तक, और वो क्या करता है, जमीन के नीचे से जो उसकी रूट्स होती है उस रूट से वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर लीफ तक पहुंचता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि ये ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यदि हम एक फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये फ्लो हो रहा है, अब हमने फोर्स लगा दिया ऑस्मोसिस प्रोसेस में, इसके अपोजिट साइड इधर मूव कर रहा है, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो पाई इज इक्वल टू पाई बी इज इक्वल टू होता है NRT। ये हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं। पाई बी इज इक्वल टू NRT। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है और V जो है वो वॉल्यूम है, N आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स है और T जो है टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो पाई इज इक्वल टू होगा N/V/RT और N/V को ये कहते हैं हम लोग कंसंट्रेशन, ये होगा CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। तो देखो बेसिक इक्वेशन हमारा ये है, इससे अब हम जो जो एक्सप्रेशन चाहे वो डिराइव कर सकते हैं। अब इसे मान लो यहाँ आपको दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू N/V/RT, तो पाई इज इक्वल टू N को क्या लिख सकते हो आप? N इज इक्वल टू लिख सकते हो वेट बाय मोलर मास, तो वेट बाय मोलर मास VRT। और यहाँ पाई M इज इक्वल टू लिख सकते हैं W/V/RT और W/V क्या होता है? डेंसिटी होता है, DRT। तो एक्सप्रेशन देखो बहुत सारे टर्म में, एक दूसरे के टर्म में हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको जब क्लैरिटी होगा कंसेप्ट का, ये तो हर एक बच्चों को पता ही होता है, केवल उसमें ये देखना कि प्रॉब्लम में जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से जब डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर मास को या ऑस्मोटिक प्रेशर को। इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया जाता है। अब जैसे मान लो कि दो अलग अलग सिस्टम का हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हमने क्या किया, दो अलग अलग सिस्टम में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला और दूसरे का भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी है। तो इसमें या तो ए और बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा या एक का ग्रेटर होगा तो दूसरे का स्मॉल होगा। तो यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं हम लोग आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है ए और बी का। अब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है तो इसको कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
और बी का जिसका स्मॉल है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक है हाइपर, हाइपर मतलब जो बड़ा है, और हाइपो मतलब जो छोटा है। अब देखो कई बार क्या होता है प्रॉब्लम में, आपको प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ रहेगा कि जैसे मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है या वेट कैलकुलेट करना है, तो पाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना CART, और ये पाई भी इज इक्वल टू CBRT। तो RT तो बराबर है, यदि सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं तो CA इज इक्वल टू CB। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, और C इज इक्वल टू क्या होता है N/V, और ये हो गया N/V। तो किसका, A का, और ये किसका, B का। अब दोनों का यदि वॉल्यूम इक्वल है, तो यदि वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वेशन को फिर हम इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, वेट बाय मोलर मास, VA वेट ऑफ मोलर मास, B का VB। तो ये वॉल्यूम यदि इक्वल है तो WA बाय WB, WA बाय MA इज इक्वल टू हो जाएगा WB बाय MB। तो यदि कोई मोलर मास अननोन है तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट को यूज करते हैं, और जो प्रॉब्लम में डेटा दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसा नाम बता रहा है इसका कि ये जो ऑस्मोसिस है उसका रिवर्स हो जाना। जैसे आप लोग देखते हो घर में जो ये आरओ सिस्टम है, आरओ सिस्टम क्या होता है, इसी सिस्टम को फॉलो करता है। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जो आरओ सिस्टम है हमारा, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसमें आप देखते हो कि जो ये मेम्ब्रेन होता है ना, जो टाइम टू टाइम वो जो भी आरओ हम यूज करते हैं तो उसमें क्या करता है जी, इसका मेम्ब्रेन बदलना होगा। मेम्ब्रेन बदलना होगा इसलिए कि जो वाटर होता है हमारा, तो इसमें इम्प्योरिटीज जो है वो डिजॉल्व होता है। तो इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होता है तो इसमें हायर कंसंट्रेशन साइड से, या हम लोग ये कह सकते हैं जहाँ हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ सॉल्यूट का मोल ज्यादा है, सॉल्यूट इज मोर, तो उस सॉल्यूट का मतलब उसका जो वाटर है वो प्योर वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ इसमें दूसरे साइड में ये कलेक्ट होता है कंटेनर में, जहाँ भी होता है, ये जहाँ भी जमा करते हो आप। ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है, देखो कई बार इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे बायोलॉजी के टर्म में ये सिखाया जाता है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। तो वहाँ ये कहना चाह रहा है कि वाटर का जो अमाउंट है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, तो उसका वाटर जो है वो आता है लोअर कंसंट्रेशन साइड। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है। तो जब कंसंट्रेशन लो है, हम लोग जब बात करते हैं कंसंट्रेशन लो है ऑस्मोसिस के टर्म में, तो कंसंट्रेशन लो है मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करता है सॉल्यूशन साइड में, जहाँ कंसंट्रेशन इसका हाई है। तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें इस साइड वॉल्यूम लेस है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस में हमेशा हायर कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कई बार बोर्ड में, जो सीबीएसई बोर्ड है या एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, या आईएससी का बोर्ड जो है, आईसीएससी का, तो उसमें नाम पूछता है कि आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताओ। यह जो ये मेम्ब्रेन है ऑस्मोसिस जो है, वो हमारा किडनी जो है वो भी क्या काम करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है ना।
तो किडनी भी क्या है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वो फंक्शन करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोगों ने मोलर मास जो है अननोन सब्सटेंस का या कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जो अननोन टर्म है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये जो है ये केवल अप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन इसको कहते हैं जिसमें ना तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है और ना मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन होगा। ना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, जैसे NaCl है, AlCl3 है। जो इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होता है उसके लिए ये यूज नहीं होगा। या फिर जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जो मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, एसोसिएट होता है, जैसे मान लो डाइमर है, कोई चीज यदि कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ये एसिटिक एसिड है, ये यदि डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें ये सब चीज जो है, इसमें जब बेंजीन मीडियम में, कोई इनर्ट मीडियम में ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें इस सब के लिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर वेंट हॉफ ने बताया कि जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेंट हॉफ फैक्टर इज अप्लीकेबल फॉर ऑल सॉल्यूट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट एज वेल, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट एज वेल। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, जैसे NaCl है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, जैसे बेंजोइक एसिड का 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके ये डाइमर बनाता है, या जैसे पॉलीमर है, तो ये सब के लिए ये अप्लीकेबल होगा। जैसे ये एसोसिएशन और ये डिसोसिएशन का केस है, ये डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन के केस में वेंट हॉफ ने ये बताया कि ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो प्रिंसिपल था वो पहले केमिस्ट ने केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए दिया था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया था जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। तो अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेंट हॉफ फैक्टर? तो वेंट हॉफ फैक्टर में जब कोई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन या मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को जो पहले केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, उसको वेंट हॉफ ने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए भी, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसके लिए अप्लाई किया। तो वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। तो वेंट हॉफ ने इसी चीज को बताया कि ये जो है ये एबनॉर्मल मोलर मास होता है। एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, तो चूंकि अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये 2 आयंस का फॉर्मेशन करता है, तो इसका मोलर मास जो है वो एबनॉर्मल होगा, क्योंकि मतलब इसमें NaCl को, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक Na+ और एक Cl- देगा, मतलब 2 आयंस इसमें फॉर्म हो रहा है, और उस 2 आयंस को मॉलिक्यूल की तरह यदि हम ट्रीट करेंगे तो ये तो मॉलिक्यूल है नहीं। तो इसीलिए I इज इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऐसे होगा।
MT मतलब थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। जैसे I फॉर NaCl, तो इसका थ्योरेटिकल मोलर मास सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये कितना हो गया 58.5, और ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास दिया हुआ रहेगा। ये अपने मन से हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो ऑब्जर्व्ड है, जो एक्सपेरिमेंटल है, ये वैल्यू 29.25 होता है, तो ये आई का वैल्यू 2 हुआ। देखो इन जनरल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू n होता है। n मतलब जितना टोटल आयंस फॉर्म हो रहा है, टोटल आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे NaCl है, तो NaCl कितना आयंस बना रहा है, 2 आयंस बना रहा है, तो I का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ये थ्योरेटिकल है। या I फॉर AlCl3, तो ये वैल्यू 1 + 3 4 होगा। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। यदि थ्योरी से भी सब पता रहता तो फिर इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी। कई बार प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है, जैसे NCERT में लास्ट प्रॉब्लम जो है ये 1.41, उसमें जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है CaSO4 या K2SO4, तो K2SO4 में 2 K+ और 1 SO4- बनता है, उसमें लिखा हुआ है कि इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स। तो इस तरीके से हम लोग I का वैल्यू जो है एब्जॉर्बर मोलर मास के टर्म में निकाल सकते हैं। जैसे I फॉर एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, और ये आपको दिया होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 120, इसका वैल्यू 1/2 हुआ, मतलब I का वैल्यू 0.5 है। और देखो सबसे मेन जो इसमें ट्रिक्स है, जो टिप्स है, वो क्या है कि जब मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन होता है, जब मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक होता है आयंस में, तो I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। I का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। और जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जैसे हमने अभी ये एग्जांपल लिया कि 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का एसोसिएट होता है, तो इसमें I का वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। अब जैसे कई बार डायरेक्ट प्रॉब्लम में पूछता है कि हेक्सामेराइजेशन प्रोसेस हो रहा है, तो आप इसमें I का वैल्यू बताओ, थ्योरेटिकल वैल्यू तो 1/6 हो जाएगा। अब ये होता है कि ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो पॉलीमराइजेशन में I का वैल्यू 1/n हो जाएगा। तो पहला जो है वो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। मोलर मास के टर्म में I कैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम में यदि प्रॉब्लम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में दिया हुआ है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में I का वैल्यू जो है वो होता है I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो इसमें आपको मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूं। इतना सारा चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में एक लाइन से आप सारे चीज को कनेक्ट कर सकते हो। NaCl का 2 होता है, मतलब डिसोसिएशन के केस में I जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होगा हमेशा। I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो NaCl के लिए याद रखोगे आप कि I का वैल्यू 2 है, तो 2 है तो I इज इक्वल टू, जैसे आपको कंफ्यूजन हुआ कि मोलर मास थ्योरेटिकल होगा या ऑब्जर्व्ड नीचे होगा, तो इसमें मोलर मास थ्योरेटिकल, क्योंकि जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो थ्योरेटिकल वैल्यू 58.5 होता है और ये 29.25 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। और हम लोग को पता है कि मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि ज़्यादा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कम होगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, जैसे
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, KB इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। तो देखो ये डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2, मतलब ये इन्वर्सली मतलब अपोजिटिवली रिलेट है एक दूसरे से। तो मोलर मास के टर्म में थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड था, तो एक्सपेरिमेंटल के केस में मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो अब जो तीसरा फैक्टर है, जो थर्ड है, वो सबसे मेन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग जो निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए, वेन टॉप फैक्टर के लिए, तो I इन टर्म्स ऑफ अल्फा, I इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो देखो, एक तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूं कि I जब लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन होता है, और जब I ग्रेटर देन 1 होता है तो ये डिसोसिएशन होता है। तो इसमें I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, है ना, ये वैल्यू होता है I का। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 अपॉन n-1, ये डिसोसिएशन के लिए है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डिसोसिएशन के टर्म में I ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन से 1 को माइनस करेंगे, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस है, जितना आयंस प्रोड्यूस होता है। ये तो मैंने डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता दिया, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हो आप। लेकिन अब थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि I और अल्फा को कैसे हम लोग इस तरीके से डिराइव करते हैं। कंसेप्चुअली इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3 लिए, ये बनाया Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितना है इसका, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ये 0 0 है, और मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा के रेट से ये डिसोसिएट हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, वो डिसोसिएशन के बाद कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 3 अल्फा। तो हम इसको ऑल टुगेदर इसको कह सकते हैं एन अल्फा, क्योंकि ये हमने एक स्पेसिफिक केस लिया है। तो जितना भी आयंस होगा उसको ऐड कर देंगे, तो ये एन अल्फा हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और I इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, ये है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और इनिशियली कितना था, 1 था। तो I का वैल्यू क्या हो गया, डिसोसिएशन के केस में I का वैल्यू हो गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यदि हमको अल्फा दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, तो हम उसमें I निकाल सकते हैं। और यदि हमें अल्फा निकालना है और I दिया हुआ है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा I-1 अपॉन n-1, वेयर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I इज इक्वल टू वेन टॉप फैक्टर, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये हम लोगों ने जो केस डिस्कस किया, ये डिसोसिएशन के लिए है। अब जैसे हम एसोसिएशन के लिए डिस्कस करते हैं कि एसोसिएशन के लिए क्या होता है,
तो देखो सबसे पहले तो याद करने का सबसे आसान तरीका एसोसिएशन के लिए, जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, सेकेंड केस मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ अल्फा बाई एन होगा। और जब I दिया हुआ है और अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई एन। ये देखो ये याद रखने का तरीका है, क्यों? क्योंकि इसमें I का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन में ऐसे याद रखेंगे हम उसको। अब हम लोग जैसे डिसोसिएशन का केस डिस्कस किए थे वैसे अब हम एसोसिएशन का केस डिस्कस करते हैं कि कैसे इसमें हम लोग रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे कि अल्फा और आई के बीच क्या रिलेशन होता है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो जब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के केस में ये एन ए है, दैट गिव्स ए एन। जैसे सपोज यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, तो वो क्या होता है एसोसिएट होके कंबाइन होके वो और एक मॉलिक्यूल जो है, जितना भी मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होके जो है एसोसिएशन होता है इसमें। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यदि इसका 1 है, ये 0 है, लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा के रेट से ये एसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन होगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इनिशियली तो 1 मोल है, और ये हो जाएगा अल्फा बाय एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा? ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन हो गया। अब इसमें जैसे पूछेगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, तो I इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट। ओरिजिनली कितना प्रेजेंट था? तो ओरिजिनली तो हमने 1 मोल ही लिया था, ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय 1। तो ये I के टर्म में निकल गया। और अब यदि I निकल गया तो इससे हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की बात हो रही है, और n का मतलब होता है जितना मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है। जैसे ये डाइमर है तो यहाँ n की वैल्यू को 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से I को मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग 3 अलग अलग टर्म में फाइंड आउट किए। एक हमने फाइंड आउट किया मोलर मास के टर्म में, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। दूसरा हमने फाइंड आउट किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में, चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई भी हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसमें हम लोग करेंगे ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और तीसरा हमने फाइंड आउट किया अल्फा के टर्म में। कई बार प्रॉब्लम में आपको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा और I पूछेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम में क्या होता है Ka का वैल्यू दिया होता है या Kb का वैल्यू दिया होगा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यदि दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम लोग अल्फा निकालते हैं, रूट ओवर Ka बाई सी, या यदि बेस दिया हुआ है तो Kb बाई सी। देखो इतना 100% श्योर है कि यदि हमें डेटा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो प्रॉब्लम में इनडायरेक्ट कोई टर्म दिया हुआ है जिससे कि हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन में 2 अननोन नहीं रह सकता। तो प्रॉब्लम में यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ और ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन मतलब यदि यहाँ मोलैलिटी हम निकाले हैं तो मोलैलिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो ये अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो फिर हम आई निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये यदि एसोसिएशन का केस है, ये एसोसिएशन कांस्टेंट भी तो हो सकता है यदि एसिड एसोसिएट हो रहा है, और यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि पूरे प्रॉब्लम के अंदर जो डिफरेंस था वो सारे चीज हमने उसको कंसेप्चुअली डिस्कस किया, सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग इसका प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम देंगे आपको। तब तक आप लोग क्या करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो इसमें बेनिफिटेड हो सके। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।